हेलो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड के अंदर हम आपको एक नए खिलाड़ी, एक नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड है इंटरनेशनल, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है मिस्टर वेणुगोपाल। वेणु, शो में आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच विशु। दोस्तों, वेन्यू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर है। ये क्रिकेटर भी है, ये क्रिकेट राइटिंग भी करते हैं, ये टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स में भी है, ये परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं। इनका अपना एक स्पोर्ट शो भी है और उसके साथ साथ ये एक स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट भी है। हाल ही में हुए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर इनकी एक विजुअलाइजेशन, जो एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस था, वो अपनाया गया और वो यूज़ भी किया गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का डिस्कशन बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो वेनु, सबसे पहला सवाल जो मैं सब क्रिकेटर्स से करता हूँ, क्रिकेट लवर्स से करता हूँ, कि आपकी जो जर्नी है क्रिकेट में, उसकी शुरुआत कैसे हुई और आपका इंटरेस्ट कैसे आया कि यार मुझे क्रिकेट खेलना है। सो विशु कैसा था कि हम लोग क्या 90s के जनरेशन के किड्स हैं, राइट? आई वाज बोर्न इन 1983। उसके बाद धीरे धीरे करके दैट इज द टाइम जब इंडिया में क्रिकेट का रेवोल्यूशन चालू हो रहा था। 83 वर्ल्ड कप जब हम जीते थे, राइट? उसके बाद काफी चीजें बदली, लॉट ऑफ थिंग्स चेंज फॉर गुड इन इंडियन क्रिकेट। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया गेम के अंदर, बहुत सारा एक्साइटमेंट आया। तो आई थिंक उसके बाद अर्ली 90s में जब तेंदुलकर ने डेब्यू किया, राइट, गावस्कर छोड़ के गए सीन, कपिल देव भी रिटायर हो रहे थे, दैट्स व्हेन दैट तेंदुलकर एरा, उसमें मेरे को लगा कि मतलब क्रिकेट कंप्लीटली चेंज हो रहा था, राइट? फ्रॉम द ओल्ड जनरेशन लीविंग द सीन टू द न्यू जनरेशन कमिंग अप, एंड उन लोगों ने कैसे पूरा मैंटल संभाला आके, right? With say Tendulkar initially, Kamli as well, and all those new guys coming into the scene and playing a different brand of cricket. And उस टाइम ऐसा एक टाइम था जब ODI क्रिकेट completely revamp हो रहा था। क्योंकि मेरे को याद है, मेरा अर्ली मेमोरी जो है क्रिकेट देखने का, राइट, दैट वाज फ्रॉम द 1992 वर्ल्ड कप। उस टाइम मैं करीबन 9-10 साल का था, राइट? एंड उस टाइम से मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि क्या है ना, वो एक जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट था दैट वाज वेरी अपीलिंग फॉर द न्यू जनरेशन। कलर्ड क्लोथिंग पहली बार आया वर्ल्ड कप्स में, व्हाइट बॉल के साथ पहली बार खेले, अंडर लाइट्स पहली बार खेले, राइट, वर्ल्ड कप। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज था एंड उसकी वजह से आई थिंक स्पेक्टेटर इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ गया, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कुड फॉलो इट। एंड आई थिंक इंडिया में उस टाइम वो पहला वर्ल्ड कप था जो प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग भी अच्छे से हुआ उसका। अर्ली मॉर्निंग मैचेस भी आते थे। उस टाइम केबल टेलीविजन का एडवेंट हुआ था इंडिया में। आई रिमेंबर 90s में जब नया नया केबल टीवी आया तो सबको वो लगा रहे, वाह, न्यू चैनल्स आ रहे हैं उसमें। अपार्ट फ्रॉम दूरदर्शन you had a choice to see all these new channels like Star Sports and ये वो सारी चीजें आने लगी, राइट? सो आई थिंक उस मोमेंट से मेरे को लगा कि यार स्पोर्ट इज समथिंग विच इज रियली अट्रैक्टिव। मेरे को लगा यार क्रिकेट तो है ही इंडिया में मतलब पॉपुलर, एंड व्हाई नॉट फॉलो दैट। एंड मेरे घर पे सब लोग, मेरे डैड से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ मैं, मेरे रिलेटिव्स जो थे, मेरे मामा, ऑल दोस गाइज, ऑल दोस पीपल यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड हम लोग साथ में मिलके बैठ के मैचेस देखते थे। तो वो एक कल्चर डेवलप हो गया था बचपन से ही कि सब जब पूरा फैमिली साथ बैठ के क्रिकेट देखता है, राइट, उसमें लगता है कि यार कुछ तो है जो मतलब पूरी दुनिया को जोड़ता है साथ में, या पूरे खानदान को, पूरे कम्युनिटी को जोड़ता है साथ में। एंड उस टाइम ऐसा भी होता था कि सबके घर में टीवी नहीं होता था, राइट? सो कई लोग पूरे मोहल्ले वाले लोग आ जाते थे, एक ही घर में बैठ के टीवी देखते थे साथ में। तो दैट वाज वन बिग एलिमेंट जहाँ पे मेरे को लगा कि क्रिकेट हैज द पावर एंड द पोटेंशियल टू काइंड ऑफ ब्रिंग पीपल टुगेदर, एंड एक यूनिटी जैसी आ जाती थी लोगों में। सो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। आई स्टिल रिमेंबर एज अ किड आई यूज्ड टू वेक अप एट न्यूजीलैंड वाले गेम देखने के लिए मैं उठता था सुबह 3:30-4 बजे, राइट? तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर एनी यंग पर्सन, a 9 or 10 year old kid to kind of get up that early and watch the sport, right? So वहां से मेरा एक बहुत बड़ा पैशन एंड इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। एंड वहां से मैंने देखा हाईज एंड लोज ऑफ स्पोर्ट्स क्या होता है, राइट? कि ऑब्वियसली इंडिया ने उतना अच्छा नहीं किया था उस 92 वर्ल्ड कप में, बट देन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सीरीज आने लगी जहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने पहली बार ओपन किया था बैटिंग, राइट, एंड व्हेन ही स्कोर्ड दैट वर्ल्ड विन 82 रन्स, राइट, उस टाइम पे वो जो था दैट वाज अ प्रॉपर T20 नॉक।
इन एन एरा ऑफ ओडीआई क्रिकेट, राइट? सो वहां से मेरा प्रॉपर इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ कि यार एक बंदा डोमिनेट कर सकता है पूरे वर्ल्ड को बेस्ड ऑन हिज टैलेंट, राइट? सो वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था, बहुत बड़ा जर्नी था। एंड धीरे धीरे करके वी सॉ अदर सुपरस्टार्स इमर्जिंग लाइक अनिल कुंबले, वी हैड जवागल श्रीनाथ टेकिंग ओवर फ्रॉम कपिल देव, वी हैड अदर बैट्समैन कमिंग अप, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण। सो ये पूरा एक एरा जो हमारे साथ ग्रो हुआ है हमारे बचपन में, तो वहां से मेरे को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन एंड बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। और आपने एक गोल्डन एरा की मेमोरीज छेड़ दी। आई एम श्योर हम सब उसको देख के बड़े हुए हैं और वो हमारा एक चार्जिंग पॉइंट है मेमोरी का। तो वेनु, इससे अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। ये तो हो गई इंस्पायर होने की बात कि हम देख रहे हैं। अब जब हम बोलते हैं कि नहीं यार मुझे तो खेलना भी है, जाके मुझे प्रोफेशनली भी खेलना है, सबके अंदर वो होता है कि यार मेरे को जाके खेलना है, देखना है मेरे अंदर कितना क्रिकेट है। उसके अंदर बहुत तरह के मिक्स रिएक्शन आते हैं, पेरेंट्स के भी, फ्रेंड्स के भी, कोलिग्स के भी। तो आपने कहाँ कहाँ, मतलब आपकी जर्नी क्या रही है, कहाँ आपने खेला, किन किन कोचेस के अंदर सीखा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विशु, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आज तक मैंने कभी भी फॉर्मल कोचिंग नहीं ली थी क्रिकेट में बचपन से ही। इट वाज मोस्टली लुकिंग एट पीपल, प्लेइंग विद पीपल हु आर गुड एट इट, एंड साथ में ग्रो करा, टीवी में देख देख के सीखा, राइट? एंड उस टाइम पे कमेंट्री वाज द ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर अस, राइट? बिकॉज हमारे पास ज्यादा एवेन्यूज होते नहीं थे। एंड बचपन में मैंने उतना फॉर्मल कोचिंग लिया नहीं, बट वंस आई ग्रेजुएटेड, बाद में जब मैं जॉब वॉब करने लग गया, तब हमारा क्लब टीम होता था, एक कॉर्पोरेट एंड क्लब टीम, हम बहुत खेलते थे उधर। वहां पे मेरे पहले जिंदगी के पहले कोच से मुलाकात हुई थी, मिस्टर श्रीकांत काटे, जो फॉर्मर महाराष्ट्र रणजी प्लेयर रह चुके हैं, बहुत टाइम खेले थे, एंड ही इज अ वेरी पॉपुलर कोच इन पुणे। तो उनके साथ मेरा पहला स्टिंट रहा था, एंड तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार फॉर्मल कोचिंग कितना जरूरी है एक अर्ली एज से। बिकॉज कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप देख देख के सीख सकते हो, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, राइट? जो कुछ ही सिखा सकता है, जहाँ पे कुछ कुछ मेंटल एस्पेक्ट्स रहते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी रहते हैं कि भाई हाउ टू लीव द बॉल, हाउ टू होल्ड योर बैट ग्रिप इन अ प्रॉपर वे, राइट? कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम खुद ही सीख लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कोच थोड़े से जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स है उसको ऊपर नीचे करके थोड़ा ठीक कर सकते हैं। सो आई थिंक तब रियलाइज हुआ कि वो कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है to have one formal education or formal coaching in the sport to kind of understand कि भाई क्या चीजों में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, राइट? तो वो चीजें जो स्पेसिफिक निटी-ग्रिटीज होती है स्पोर्ट की, वो एक कोच ही बता सकता है आपको। एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप खेल रहे हो तो खेल खेल में आपको वो नहीं दिखती है जो बाहर का बंदा बैठ के देख सकता है, राइट? सो आई थिंक लाइक स्पेसिफिक चीजें लाइक बॉडी लैंग्वेज या फील्ड प्लेसमेंट या स्पेसिफिक शॉट जो आपने खेला है, वॉज इट really needed at that point in time, right? So short selection, किस लेंथ पे क्या करना चाहिए, राइट? और किसी बॉलर ने अगर एक चीज करी है तो हाउ डू यू रिएक्ट टू इट, राइट? तो वो छोटी छोटी न्यूएंसेस, वो सारी चीजें या तो कोचिंग से आ सकती है या वीडियो एनालिसिस से आ सकती है कि भाई कि आपने वीडियो देखा और आपने समझा कि बॉस इस बॉल पे ये हुआ तो अगली ओवर पे क्या हो सकता था, राइट? सो ऑल दोज न्यूएंसेस मेरे को लगा कि वो कोचिंग से बहुत जरूरी है सीखना। एंड फिर मैंने धीरे धीरे खेलना चालू किया, क्लब क्रिकेट, कॉर्पोरेट क्रिकेट, वो बहुत बड़ा सीन था पुणे में और इंडिया में इन जनरल। सो धीरे धीरे करके दैट ग्रू अ लॉट, फिर मैं काफी खेलने लगा वहाँ पे। एंड देन अभी कनाडा में भी आके मैं काफी क्लब क्रिकेट अभी भी खेल रहा हूँ। सो इट्स अ पैशन व्हिच इज काइंड ऑफ व्हिच नेवर डाइज, बिकॉज आपको खेलना पसंद है तो आप खेलते रहेंगे जब देखो। देयर इज अ कोट इन इंग्लिश wherein कुछ लोग बोलते हैं, राइट, कि यू डोंट stop playing because you get old because you stop playing. Right, very true. That is something which मेरे को हमेशा याद रहेगा। So इसलिए जब तक टांगे चल रही, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, तो मतलब खेलते रहो। बिल्कुल, वेरी वेरी नाइस आंसर। इसी के साथ मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा आप हमें थोड़ा सा बताएं कि कनाडा में क्रिकेट सीन किस तरह का है, क्रिकेट कल्चर, अकेडमीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरिट्स क्या है, गैप्स क्या है, थोड़ा सा एक ब्रीफ में एनकैप्सुलेट करें। Sure. So I think कनाडा में पोटेंशियल बहुत है क्रिकेट का, क्योंकि अभी कैसा है कि साउथ एशियन पॉपुलेशन जो है, जो हमारा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड आसपास के लोग, बांग्लादेश एंड ऑल, उधर का पॉपुलेशन अभी काफी प्रेवलेंट है। कनाडा में बहुत सारे लोग इन देशों से आते हैं, इवन कैरेबियन साइड से भी, वेस्ट इंडीज के काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। तो आई थिंक प्लस साउथ अफ्रीकन, इंग्लिशमैन भी बहुत हैं। सो आई थिंक जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस की जो क्राउड है यहाँ पे, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। अभी काफी लोग इधर बसे हैं आके, इमिग्रेंट्स जिनको बोलते हैं हम लोग।
तो आई थिंक वहां से क्रिकेट का इन्फ्लुएंस बहुत आता है कनाडा के अंदर। सो उन लोगों को क्रिकेट खेलना है, उन लोग को क्रिकेट प्रमोट करना है इस देश में। एंड कनाडा ऑब्वियसली एक आईसीसी मेंबर भी है, एसोसिएट नेशन है। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों में हमने अच्छा किया है कनाडा में, कुछ चीज़ों में नहीं किया है। लाइक रिसेंटली हम लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया कुछ टूर्नामेंट्स के लिए। सो आई थिंक आई थिंक एक कंटिन्यूटी के तौर पे वो एक कंसिस्टेंसी लाना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम अ क्रिकेटिंग नेशन पर्सपेक्टिव कनाडा के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है विश्व यहाँ पे, क्योंकि वेदर बहुत बड़ा चैलेंज है इधर। क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है उसके हिसाब से आप मुश्किल से साल के 3 महीने क्रिकेट खेल सकते हैं बाहर। मई भी, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने हैं जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है क्रिकेट के लिए। क्योंकि बाकी मौसम में या तो बहुत ठंड होती है, या बहुत हवा चल रही होती है, या बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, राइट। सो आई थिंक उन चीजों में क्रिकेट खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आउटडोर्स। एंड एक और चैलेंज ये है कि टर्फ विकेट्स प्रिपेयर करना ही बहुत मुश्किल है जब तक प्रॉपर सीजन ना आए, राइट। जब तक समर ना आए तो तब तक क्या है कि मिट्टी बहुत सॉफ्ट रहती है, एंड उसमें टर्फ विकेट बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बारिश में एंड स्नो में, राइट, वो पूरा मिट्टी जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। जब तक पूरा हार्ड सन बीट ना करे उसके ऊपर, जब तक पूरी धूप ना निकले, तब तक थोड़ा टर्फ विकेट मुश्किल है। तो टर्फ विकेट्स प्रॉपर वाले सिर्फ 3 या 4 अच्छे ग्राउंड होंगे यहाँ पे। मैं टोरंटो की बात कर रहा हूँ। बाकी एरियाज में भी हो सकते हैं अच्छे वाले, मैंने ज्यादा देखे नहीं है, बट वहां पे और चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वेदर और भी एक्सट्रीम हो सकता है उन जगहों पे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एकेडमीज अभी जो आपने बात करी, काफी सेटअप हो चुके हैं नए एकेडमीज। आई थिंक अभी बहुत सारे नए नए कोचेस भी आने लग गए हैं, एंड एकेडमी सेटअप होने लग गए हैं। इंडोर प्रैक्टिस अभी बहुत बड़ा एक यहाँ पे बिजनेस बन चुका है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। आई थिंक इंडोर एकेडमीज बहुत सारे चालू हो गए, विच इज अ गुड साइन कि एटलीस्ट ऑफ सीजन में आप लोग खेल सकते हैं, राइट, क्रिकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड कई जगह पे उन लोगों ने इंडोर टूर्नामेंट्स भी सेटअप किए हैं। मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बिग प्रॉपर साइज ग्राउंड, बट एटलीस्ट समथिंग टू काइंड ऑफ कीप यू बिजी कॉम्पिटिटिव मोड में रखने के लिए, राइट। छोटे ग्राउंड में जैसे आप फुटसॉल करते हैं, 8 साइड करते हैं, वैसे लाइक अ बॉक्स क्रिकेट। एग्जैक्टली, बॉक्स क्रिकेट टाइप भी होते हैं। सो वैसे बहुत सारे एवेन्यूज आ चुके हैं अभी, बट आई थिंक लाइक आई सेड, कंसिस्टेंसी लाना एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ कोचिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लीडरशिप, कि भाई कनाडा में जो बोर्ड पे बैठे हैं, हाउ डू यू हैव अ विजन, प्रॉपर विजन, कि भाई अगले 5 साल में हमको यहाँ पहुंचना है, अगले 10 साल में हमको यहाँ पहुंचना है, राइट। जैसे अफगानिस्तान ने किया है अभी रिसेंटली, राइट, बीइंग एन एसोसिएट नेशन टिल अ फ्यू इयर्स बैक, कैसे उन लोगों ने विदाउट प्रॉपर स्ट्रक्चर, राइट, दैट इज अ बिग, exactly, it's a big success story, it's a big case study, right? So I think if they can do it, I'm sure the other countries can do it as well, right? Because उनके कंट्री में इतना टर्मोइल रह चुका है, इतना अनसर्टेनिटी रह चुका है, राइट। तो उसके बावजूद उन लोगों ने इतने मेहनत करके, राइट, अपने आप एवेन्यूज ढूंढ के, कहीं और प्रैक्टिस करके टीम को जुटा के रखा है, राइट। सो वो एक बहुत बड़ा सबक है पूरी दुनिया के लिए, कि भाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें एक्सक्यूजेस हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया कनाडा क्रिकेट के बारे में। डिस्पाइट द चैलेंजेस, राइटली सो, यू हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान which has done so well, and I'm sure Canada cricket will also, we'll see them in the 50 over World Cup very soon. तो वेनु, इससे ही जुड़ा सवाल, जैसे आपने बताया कि क्रिकेट का मार्गदर्शन क्या होना चाहिए आगे, क्रिकेट का विजन क्या होना चाहिए कनाडा में। मैं आपसे 2 सवाल, एक ही सवाल के 2 पार्ट है। पहला तो ये कि आप क्रिकेटर के साथ, आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, आप कोच भी हैं, आप एक एनालिस्ट भी हैं, टेक्नोलॉजी पे भी काम करते हैं आप, तो क्या ये दिस इज, मतलब, और बहुत लोग जो एज अ क्रिकेटर सक्सेसफुल नहीं हो पाते एक एज तक, तो वो भी आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो वो जरूर पूछना चाहेंगे कि इस तरह की फील्ड्स का क्या स्कोप है और कैसे जाया जा सकता है इसमें। और फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर प्रोफेशन, आप क्या विजन देखना चाहते हैं कनाडा क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए, फ्रॉम योर कंट्रीब्यूशन इसमें? इंटरेस्टिंग। सो पहला पार्ट को मैं आंसर करता हूँ पहले, कि भाई इन टर्म्स ऑफ आपका स्पोर्टिंग करियर जब अगर खत्म हो रहा है, या आपको लग रहा है आपको कुछ और करना है, तो आई थिंक अभी क्या है कि एंड आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ कि स्पोर्ट में बहुत सारा प्रोफेशनलिज्म आ गया अभी, राइट। अनलाइक us who grew up in the 90s, right, हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस होते थे टू अंडरस्टैंड और टू इवन थिंक ऑफ स्पोर्ट एज अ करियर, राइट। उस टाइम पे सिर्फ रणजी ट्रॉफी होता था और एक इंटरनेशनल लेवल होता था, राइट। बीच में और कुछ नहीं होता था किसी के पास एवेन्यूज, एंड इवन दोस डेज क्रिकेट वाज स्टिल ग्रोइंग, राइट। सो दे, आई मीन,
as sad as it sound, you know, it wasn't an avenue to earn money, right? It was just कि भाई शौक के लिए खेल लिया, बन गए क्रिकेटर. अगर आप टॉप पे पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, आपको एंडोर्समेंट मिलेंगे, आपको यू नो मैच फी मिलेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. बट बियॉन्ड दैट यू नो ज्यादा स्कोप था नहीं अपने पास. एंड राइटफुली सो, अपने पेरेंट्स भी वैसे ही सोचते थे, राइट? उस टाइम पे क्या था, या तो इंजीनियर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, राइट? दीज वर द ओनली ऑप्शंस अवेलेबल टू किड्स एज अ करियर ऑप्शन. तो अभी कैसा हो गया है कि जब से आईपीएल, आईएसएल, ऑल दीज लीग्स हैव कम इनटू द पिक्चर, राइट? अभी स्पोर्ट में एक स्पेसिफिक प्रोफेशनलिज्म आ गया, क्योंकि प्राइवेटाइज लीग्स आ गए, फ्रेंचाइज बेस्ड लीग्स, राइट? उधर क्या है कि वो लोग भी अपना पैसा डालते हैं स्पोर्ट के अंदर, उन लोग को भी स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें, फंड्स आते हैं, राइट, स्पोर्ट के अंदर. सो एटलीस्ट प्लेयर सैलरीज आर सॉर्टेड आउट. आपको पता है कि यू विल बी पेड दिस मच अमाउंट फॉर दिस सीजन और फॉर यू नो वट एवर टाइम दैट ऑप्शन इज यू नो हेल्ड फॉर, राइट? सो आई थिंक उस हिसाब से एक सिक्योरिटी आ गई है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लेयर्स के अंदर, राइट? एक नंबर 1 वो है. नंबर 2 ये है कि ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन भी बहुत बढ़ चुके हैं, राइट? ये इतने सारे लीग्स तो आ गई हैं, बट इनको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए. आपको ऑपरेशंस में लोग चाहिए, आपको मार्केटिंग में लोग चाहिए, आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस चाहिए, आपको रेगुलर कोचेस चाहिए, राइट? सो इतने सारे एवेन्यूज आपके पास आ गए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए हैं यहाँ पे, राइट? परफॉर्मेंस एनालिस्ट वो भी चाहिए आपको, राइट? सो जब मैं ये प्रोफेशन में था, परफॉर्मेंस एनालिसिस वाले, 10 साल पहले, उस टाइम पे ये बहुत रेयर होता था, राइट? उस टाइम बहुत ही अपकमिंग मार्केट था ये, कि भाई धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, इसकी जरूरत भी है कि एग्जैक्टली, राइट? सो अभी आप अगर देखेंगे विशु, तो उसको कैसा है कि अभी इतने सारे बच्चे जो आ रहे हैं, कॉलेज से पास आउट होते हैं हमारे, राइट, जो ग्रेजुएट होके आते हैं, उन लोगों को पहले से ही पता है कि ऐसा एक करियर ऑप्शन अवेलेबल है, मैं ये भी कर सकता हूँ एज एन ऑल्टरनेट कोच, यू नो, कोर्स और समथिंग लाइक दैट, राइट? कि भाई मैं अगर ये सर्टिफिकेशन कर लूँ तो हो सकता है मेरे को किसी टीम के साथ अपॉर्चुनिटी मिल जाए. क्योंकि आजकल क्या है, बैक एंड पे बहुत एनालिसिस होता है. पहले क्या था, परफॉर्मेंस एनालिसिस वाज ऑल अबाउट टीम के साथ ट्रैवल करो, लैपटॉप लेके बैठो ग्राउंड पे, यू नो, मैच को आप पूरा टैग करो, देन वीडियोस दिखाओ. बट अभी क्या है, बैक एंड एनालिसिस भी बहुत बढ़ चुका है. लोग डेटा एनालिटिक्स में बहुत बिलीव करते हैं आजकल. मैचअप्स जो आप सुनते रहेंगे टीवी पे, राइट, कि भाई बैट्समैन वर्सेस बॉलर, यू नो, इसके साथ क्या एवरेज है, किस लेंथ पे, किस लाइन पे, राइट, और किस टाइप ऑफ फेज ऑफ द गेम पे वो क्या काइंड ऑफ शॉट्स मारता है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर सो डिटेल्ड अभी कि भाई आपको इतना ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है गेम के लेके. एंड अगर आपके पास एक नैक है समझने का गेम को, यू नो, इवन इफ यू आर नॉट अ ग्रेट प्लेयर, डजंट मैटर, राइट? इट डजंट मीन नेसेसरली कि अ ग्रेट प्लेयर हैज टू बी अ ग्रेट कोच, राइट? आपके पास अगर एनालिटिकल थिंकिंग है, राइट, मे बी आपका फिजिकल बॉडी मे नॉट यू नो क्या बोलते हैं, help you in playing that way, but at least you can still think about the game in that way, right? कि आप सोच सकते हैं कि भाई अगर ये मैं नहीं कर सकता लेकिन कोई और तो कर सकता है, राइट? अगर ये मैं किसी को सजेस्ट करूँ ये आइडिया, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स बहुत सारा यू नो पार्ट प्ले करती है इन परफॉर्मेंस एनालिसिस. इसलिए बोलते हैं, राइट, कि जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा प्लेयर ही अच्छा कोच बन सकता है. अगर आपके पास थिंकिंग अच्छा है, गेम को समझने की शक्ति अच्छी है, राइट, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. देन यू कैन बिकम अ ग्रेट कोच और अ ग्रेट एनालिस्ट एज वेल. सो आई थिंक परफॉर्मेंस एनालिस्ट उस मामले में, यू नो, दिस प्रोफेशन हैज ग्रोन अ लॉट. मेरे को लगता है कि मतलब आजकल कितने सारी चीजें आप कर सकते हैं एनालिसिस को लेके, राइट? बहुत सारी कंपनीज हैं जो पूरा एक, जैसे हमारे टाइम पे बीपीओ एंड केपीओ होता था, राइट, कि भाई बैक एंड पे लोग बैठ के कॉल्स लेते थे, कोच लेते थे, वो सब कुछ देते थे. आजकल ये क्रिकेट में होने लग गया, राइट, कि अगर कोई टूर्नामेंट, सपोज कैरिबियन प्रीमियर लीग चल रहा है कहीं पे, राइट, वेस्ट इंडीज में, इंडिया में बैठ के कोई कोडिंग कर रहा होता है गेम का, कि कोडिंग से मतलब कि मतलब टैग कर रहा होता है कि इस बंदे ने ये किया, इस बॉल पे उस बंदे ने वो किया, राइट? सो वो सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, एंड वो सारे चीजें टीम्स खरीदती हैं, कोचेस लेते हैं, राइट, एंड लीग्स एंड ब्रॉडकास्टर्स भी यूज करते हैं उस डेटा को. आप जो कमेंट्री पे देखते हैं, राइट, कि कई बार ऐसे मैचअप्स आते हैं, एनालिसिस आता है, जरूरी नहीं है कि वो ब्रॉडकास्टर करते हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी कहीं से लेते हैं वो सारा डेटा, राइट? सो ऑल दिस कंपनी सेल दैट डेटा टू ब्रॉडकास्टर्स, एंड देन कमेंटेटर्स को फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स की यू कैन टॉक अबाउट दिस, राइट? अगर विराट कोहली इज प्लेइंग मिचेल जॉनसन, राइट, दिस इज देयर मैचअप टिल नाउ, यू नो, दिस इज हाउ ही प्ले हिम, दिस इज हाउ दे हैव बीन डूइंग सो फार इन दिस सीरीज, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ डेटा ड्रिवन. सो वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है परफॉर्मेंस एनालिसिस अभी. सो अभी कैसा है कि स्पोर्ट में करियर ऑप्शन बढ़ चुके हैं, एंड आई थिंक नाउ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग दैट सीरियसली एज एन ऑप्शन टू काइंड ऑफ यू नो थिंक कि भाई मैं इसमें करियर बना सकता हूँ, राइट? अभी आप इंडिया में भी देख लीजिए कितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कुछ में मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ, जैसे सिम्बियोसिस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एक है, एक GISB है, एक IISM है, राइट, मुंबई में. सो ये सारे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्सेज चलाते हैं, राइट? सो ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर नाउ getting students to kind of go and work with say leagues or you know sporting bodies across the world. So एक बहुत बड़ा एक
इकोसिस्टम बन चुका है स्पोर्ट का। तो अभी एक बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं स्पोर्ट में। बहुत बहुत आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से दर्शाया है सारी बात को, और आपने कितना अच्छा लिंकअप बताया कि डेटा से एनालिटिक्स ड्राइव हो रहा है और उसके बाद उससे नॉलेज क्रिएट हो रहा है और फिर वो कॉमन डेटा यूज कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं बहुत एक आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा वेनु, आपको क्या लगता है कि आगे आगे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा तो टेक्नोलॉजी का कितना क्या रोल बढ़ता जाएगा और कितना बड़ा रोल होगा टेक्नोलॉजी का गेम में? और दूसरा जो ये डिस्कनेक्ट है, सेकंड पार्ट इसका है, जैसे हम देखते हैं ग्रास रूट क्रिकेट हो गया या आपका लीग लेवल क्रिकेट है, इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सब एकदम ही एब्सेंट है इस लेवल पे। ऊपर के लेवल पे सब कुछ है और नीचे पे बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आप उन कुछ टेक्नोलॉजीज की भी बात कर सकते हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, और उसमें से कुछ हम ग्रास रूट लेवल पे क्या अडॉप्ट कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए? गुड, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन विशु। आई थिंक टू पार्ट्स में आंसर करूंगा। पहला पार्ट जो आपने पूछा टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स में कितना बढ़ेगा, दैट विल डेफिनेटली रिमेन। आई थिंक धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स विल गो हैंड इन हैंड टुगेदर। आई थिंक लॉट ऑफ दीज डिसीजन जो आप देखते हैं विल बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एज वेल, एंड लॉट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड बियॉन्ड जस्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, राइट। आप अगर देखेंगे तो फैन एंगेजमेंट में यूज होता है, जैसे हमने आईसीसी वाला वो एक्सपीरियंस क्रिएट किया था अभी, राइट। एनी फैन कुड डाउनलोड द ऐप एंड लुक एट वैगन व्हील्स, पिच मैप्स, कुछ भी आप देख सकते थे अपने मोबाइल फोन को लेके, राइट। सो अभी कैसा है एडवांटेज है कि सबके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, राइट। सबके पास मीडियम है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, राइट। डिजिटल वर्ल्ड जो है उसने पूरे दुनिया को जोड़ दिया साथ में। पहले कैसा होता था, हमारे टाइम पे हम सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ते थे रिपोर्ट्स, राइट, या कभी कभार ऑनलाइन किसी आर्टिकल में पढ़ लिया कुछ। बट अभी कैसा है, सबके पास एक्सेस अवेलेबल है ऑन देयर हैंडहेल्ड डिवाइसेस, राइट। तो अभी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पूरी दुनिया के पास कि भाई यू कैन सोर्स इंफॉर्मेशन और यू कैन सोर्स डेटा और एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एनीवेयर, राइट। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो चुका है। तो आई थिंक वो रहेगा ही रहेगा। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी, व्हेन यू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस एनालिसिस, राइट, कई बार हम लोग 2-3 गलतियां करते हैं। ये मैं कई बार सिखाता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जब मैं सिम्बायोसिस वगैरह में जब लेक्चर्स देता हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी इज जस्ट एन एनेबलर, राइट। वो एक जरिया है, वो बस एक मीडियम है। अल्टीमेटली स्पोर्ट्स पर्सन को डिसीजन मेकिंग अपना खुद का भी करना पड़ेगा, एंड जो एक्शन है वो खुद का भी लेना पड़ेगा, राइट। टेक्नोलॉजी से आप थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि भाई हाँ ये चीजें हैं, उससे सीख सकते हैं, बट सिर्फ वही लेके नहीं चल सकते हैं, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं स्पोर्ट इज ऑल अबाउट द पर्सन, राइट। आपका एबिलिटी जो है, आपका मेंटल मेकअप जो है, राइट। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, इसमें ये करना चाहिए इसलिए मैंने ये किया, राइट। कुछ चीजें आपको खुद भी डिसीजन लेनी पड़ेंगी। सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड एक और अच्छा एलिमेंट ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस एनालिसिस आल्सो, राइट, इट्स ऑलवेज अबाउट इंप्रूवमेंट। इट्स नॉट अबाउट पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स। इट्स नॉट अबाउट सेइंग कि यार आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया, राइट। वो बहुत बड़ा गलत नोशन है जो काफी कोचेस को भी ऐसे थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है कि यार ये बंदा आके मेरे को बता रहा है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, राइट, या प्लेयर्स को लगता है वो गलत चीज है। तो आपको उस तरीके से बताना पड़ेगा किसी चीज को कि जहां से लर्निंग इंप्रूव हो, राइट, कि बंदे का जो पोटेंशियल है, प्लेइंग पोटेंशियल इंप्रूव हो फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। हाउ डू यू चेंज दैट? सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वीडियो एनालिसिस में भी काफी लोगों को लगता है कि अभी तो काफी कम लगता है क्योंकि अभी बहुत कॉमन हो चुका है, बट शुरू में जब प्लेयर्स को वीडियोस दिखाते थे तब उनको कहीं ना कहीं लगता था यार कोई मेरे को वॉच कर रहा है, कोई मेरे को बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, राइट। तो नोशन चेंज करना बहुत जरूरी है। पुश बैक इनिशियली, एग्जैक्टली, उसको पॉजिटिवली दिखाना बहुत जरूरी है कि भाई आप ये चीज अलग कर सकते हैं, तब आपका पोटेंशियल और इंक्रीज होगा रन स्कोरिंग में, राइट। कि भाई आपको अगर लग रहा है कि आप टाइमिंग अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप बार बार फील्डर्स के पास ही मारे जा रहे हैं बॉल, राइट, हाउ डू यू फाइंड द गैप, हाउ डू यू मे बी चेंज द एंगल ऑफ योर बैट अ लिटिल बिट, स्टेप स्पिनर, एंड वो सब चीजें थोड़ा सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वहीं पे आई थिंक यही चीज मैं लिंक करता हूँ ग्रास रूट लेवल पे भी कहीं ना कहीं ये सी चीजें भी इंप्रूव हो सकती हैं फॉर श्योर। कि ग्रास रूट लेवल पे अगर कोई बच्चा 15-16 साल का बच्चा अगर कोच की बात समझ नहीं पा रहा है ठीक से, राइट, क्योंकि कई चीजें कम्युनिकेट करना वर्बली डिफरेंट रहता है, बट इफ यू शो इट विजुअली, राइट, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर द लर्निंग हैपेंस। क्योंकि कई बार कुछ प्लेयर्स को ईगो भी रहता है, यार ये क्या बोल रहा है, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे बार बार पॉइंट आउट करता रहता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, राइट। बट अगर वही कोच वीडियो के जरिए दिखाए कि बॉस मैं जो बोल रहा हूँ मैं ऐसी नहीं बात कर रहा हूँ, आप देखिए डिफरेंस, देखिए आपके इस शॉट में और इस शॉट में क्या क्या डिफरेंस है,
कि आपका पाँव कैसे निकल रहा है, आपका बैकलिफ्ट कैसे आ रहा है, आपका हेड पोजीशन कैसे है, राइट? सो वो एक बहुत जरूरी हो जाता है टू शो विजुअली टू इम्प्रूव लर्निंग, एंड वो चीजें ग्रास रूट पे भी यूज कर सकते हैं, बट आई फील कि ग्रास रूट पे भी यू हैव टू थिंक अबाउट कि कौन से एज ग्रुप में। कुछ कुछ चीजें मेरे को ऐसा लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लेट देम एंजॉय द स्पोर्ट, लेट देम हैव फन, बिकॉज वो एक बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है। उसको उनको बहुत ज्यादा सीरियसनेस से आप कोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, फिर उनका फिर अटेंशन स्पैन कम रहता है। अगर आप कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा इनपुट देने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा चीजें पॉइंट आउट करने लग जाएंगे, देन दे लूज द फन ऑफ प्लेइंग। तो आई थिंक दैट इज वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मेरे को लगता है कि छोटे जो एज ग्रुप कैटेगरी 8 to 12 ईयर्स वाला जो कैटेगरी है, उसमें थोड़ा सा लेट देम हैव फन, लेट देम प्ले हाउ दे वांट, यस कोच देम, दिखाओ उनको कि कैसे करना है, क्या करना है, बट बहुत ज्यादा उनको एक्सपोजर मत दो टू वीडियो एनालिसिस एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज फिर क्या होता है ना, देन द फन एलिमेंट गोस, फिर उनको लगता है कि समबडी इज वाचिंग मी ऑल द टाइम, राइट? तो वो एक प्रेशर उन पर ना रहे तो अच्छा है। बट हाँ, व्हेन यू गो टू हायर लेवल, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, डेफिनेटली यस, इन दैट लेवल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, सीरियसनेस बढ़ जाती है। बाय दैट टाइम द किड इज ऑल्सो मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे में पोटेंशियल है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, राइट? और मुझे और अच्छा करना है, राइट? सो उस टाइम पे यू कैन इंट्रोड्यूस न्यूअर टेक्नोलॉजीज। आई थिंक 2-3 ऐसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज है फॉर इवन प्रैक्टिसिंग इन द नेट्स, राइट? देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फुल ट्रैक एआई। सो वो क्या करते हैं कि आपके ट्राइपॉड पे आपका फोन लगा लीजिए या आईपैड या कुछ भी लगा लीजिए, एंड आपके जो नेक्स्ट के सेशन है उसमें बॉल बाय बॉल खुद ही एडिटिंग होके आता है वीडियो ऑटोमेटिकली, इट्स ऑल एआई जनरेटेड। आपको वैगन व्हील्स मिल जाएंगे, आपको पिच मैप्स मिल जाएंगे, आपको बॉल ट्रैकिंग भी मिल जाता है कि भाई अगर आप बॉलर हो कि आपका बॉल कहाँ से कहाँ गया है, कैसे गया है, कितना डिग्री टर्न हुआ है, स्विंग हुआ है, राइट? ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। यू कैन इवन सी एलबीडब्ल्यू डिसीजंस रियल टाइम इन दैट, बिकॉज हॉकाई जैसा उसमें बॉल ट्रैकिंग अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो कि अब यू वर यू इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स और नॉट। सो अगर आप नेट्स में हो, आपका कोच अगर अंपायर बने हुए हैं, राइट, तो वो खुद ही बता सकते हैं कि भाई ये आप गलत खेल रहे हैं, इसमें आप एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस ज्यादा है। सो ऑल दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज अब ये जो है ना ग्रास रूट लेवल पे भी आ चुके हैं। अभी कैसा है कि एआई का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो उसमें क्या है कि कैमराज भी ऐसे एआई एनेबल्ड आ चुके हैं अभी, कि कैमरा खुद ही कैप्चर करता है, खुद ही इनपुट्स देता है कि भाई कहाँ पे क्या हुआ है स्पोर्ट्स में, राइट? तो एक पिक्सेलॉट करके एक कंपनी है, देयर आर मल्टीपल अदर कंपनीज व्हिच आर डूइंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, राइट? जहाँ पे खुद ही कैमरा, अनमैन्ड कैमरा है, खुद ही मूव करता है फील्ड पे, दिखाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे टेक आ चुके हैं, सो टू हेल्प बोथ ग्रास रूट लेवल एज वेल एज एडवांस लेवल। Right. I mean, thank you so much for that answer. I'm sure many coaches at various levels in India. Obviously, challenging teaching cricket in India is a challenge because there are many students. But at the same time, जैसे आपने बताया कि AI का रोल है और टेक्नोलॉजी से आप एक लार्ज पॉपुलेशन को सर्व कर सकते हैं, उनको एनालाइज करके बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दिक्कत होती है कि इतने सारे बच्चे अभी एक कोच कितनों को बताएगा एंड ऑफ द डे। तो इसी के साथ तो वेनु, अब मैं अपने लास्ट 2 सवाल आपसे पूछूंगा एंड वी विल क्विकली रैप अप। सबसे पहला तो ये कि आपने जैसे बताया कि सब कुछ बहुत पास पास हो गया है, डिजिटल हो गया है सब कुछ। इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगा एक थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट जिसका मैं जिसे बोलता हूँ कि ग्लोबल क्रिकेटर या एक यूनिवर्सल क्रिकेटर विच नीड नॉट बी एन इंटरनेशनल प्लेयर। पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? जैसे T20s बहुत पिकअप कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, इतने सारे कंट्रीज आईसीसी नेशन बन चुके हैं, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर जो इंडिया में है, बिकॉज ऑफ द नंबर्स गेम दे माइट बी गुड इनफ, पर उनको यहाँ चांस नहीं मिल रहा। And in some other country which is in requirement of talent, they might have the money and the opportunity. आपको कहीं इसका समीकरण दिखाई देता है इन दोनों चीजों का? और क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में T20 क्रिकेट और T10 क्रिकेट बहुत ज्यादा पिकअप करेगा? आई थिंक पहले क्वेश्चन का मेरा ये व्यू पॉइंट है कि सब हर प्लेयर का अलग लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है, राइट? एंड आई थिंक आई विल प्रॉब्ली इसका जो मैं उदाहरण लूंगा, इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ वी स्पोक अबाउट इफ यू आर नॉट एबल टू मेक बिग इन sport, you get into other professions. वैसे ही similarly, if you're not able to make it big in say in an IPL or Ranji or in India colors, you can probably choose to go to play to another country or another club, right? So which probably in my eye is not wrong, because sports person का career जो रहता है very short lived रहता है, right? They also have to earn money, they also have to feed their families. कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि उनका भी एक responsibility है अपने परिवार की तरफ, अपने career की तरफ, right? So if they are doing something which is
good for themselves, why not, right? Of course, yeah, if it comes to choosing between club and country, that is a different debate altogether. But right now we are talking about players like say even Praveen Tambe, right? उन्होंने अपने करियर में खेला राजस्थान रॉयल्स, फिर उन्होंने इतना ड्रीम अचीव किया अपना मुंबई रणजी खेलने के लिए, राइट? बट आफ्टर दैट ही बिकेम अ फ्रीलांस क्रिकेटर. उन्मुख चंद को लीजिए, उन्होंने बहुत कोशिश करी इंडिया टीम में आने के लिए, राइट? इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जिताया. But if he was not able to make it big in Ranji or even in IPL or in domestic cricket in India, right? There's no harm in him taking that decision because उनके पास जब वो गए थे आई थिंक यूएसए 28 साल के थे मेरे ख्याल से, उनके पास कुछ ही टाइम था टू मेक अ करियर फॉर हिमसेल्फ इन दैट लीग फॉर्मेट, राइट? इन दी T20 लीग्स अक्रॉस द वर्ल्ड. So I think I don't see anything wrong in that because obviously you're not betraying your country, you're doing something for yourself, right? कितने सारे लोग प्रोफेशन जैसे मेरे जैसे लोग इंडिया छोड़ के बाहर कनाडा जाते हैं, सो वो गलत थोड़ी है, राइट? हम में और उनमें क्या फर्क है, राइट? जस्ट बिकॉज वो क्रिकेट खेलते हैं, who are we to judge them, right? So I think उस हिसाब से मेरे को लगता है कि कई बार हम लोग थोड़ा सा एक बायस्ड ओपिनियन लेके आया था कि यार ये बंदा कहीं और जाके खेल रहा है, राइट? ये गलत है. मतलब ठीक है यार, आई थिंक उसकी अपनी लाइफ है. क्या गलत होगा कि हाँ, अगर किसी को कोई पोटेंशियल इंडिया कैंडिडेट है एंड वो इंडिया खेलने के अलावा कहीं और क्लब में जाके खेलना चाहता है, वो एक अलग चीज है. देन यू काइंड ऑफ देयर इज एन ओपन डिबेट कि भाई उसमें भी मैं ये नहीं बोलूंगा सही है कि गलत है, बट एक डिबेटेबल टॉपिक है कि भाई उस बंदे को पैसा ज्यादा दिख रहा है बाहर खेलने में ज्यादा देन इंडियन कलर्स, राइट? बट वो नौबत अभी तक आई नहीं है, ना आएगी. मेरे को लगता है कुछ चीजों में बीसीसीआई ने काफी अच्छा एक एनवायरमेंट क्रिएट करके रखा है जहाँ पे अपने क्रिकेटर्स आर रियली वेल पेड, दैट दे डोंट नीड टू गो एंड लुक आउटसाइड, राइट? सो आई थिंक उस मामले में हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स आर गुड, हमारे एंडोर्समेंट जो उनको मिलते हैं दोज आर कीपिंग देम बिजी, राइट? एंड दे आर वेल पेड विद दैट. सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है. Other factor you said T20 cricket and T10. I'm not too sure about T10. Honestly, I'm not a big fan. मैं देखता भी नहीं हो जाता T10 cricket. T20 cricket, yes. मेरे को ऐसा लगता है कि जो modern generation है, the current era, right? I think, and मैं fan engagement company में भी काम करता हूँ, right? तो मुझे पता है कि जो current generation जो lot है, it's very distracted. They cannot sit and watch a full game live. राइट? उनको क्विक हाईलाइट दिखा दे या क्विक वीडियोस दिखा दे, स्पेसिफिक इंटरेक्शन दिखा दे मैच में क्या हो रहा है, तो खुश हो जाते हैं वो लोग, राइट? सो फॉर दोज काइंड ऑफ कैटेगरीज, येस, T20 क्रिकेट इज द वे टू गो फॉरवर्ड बिकॉज आई फील दैट इट इज फास्ट, इट इज क्रंच्ड इन 3 hours. येस, यू मिस सर्टन एलिमेंट्स. मेरे को लगता है कुछ चीजें उसमें मिस होती है जो मेरे को इस वर्ल्ड कप में देखने में बहुत मजा आया था. फॉर एग्जाम्पल बैट्समैन वर्सेस बॉलर कॉन्टेस्ट, वो चीजें आप T20 क्रिकेट में उतना नहीं देख पाते जितना ओडीआई में देखने को मिलता है, राइट? बॉलर अगर अच्छा बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन को उसी बॉलर को थोड़ा प्ले आउट करके टाइम लेके इनिंग्स सेटअप करने का मौका मिलता है, राइट? पूरा एक इनिंग्स बिल्ड करने का मौका मिलता है. वो सब चीजें आप नहीं कर सकते T20 में, बिकॉज आपको बैंग बैंग खेलना ही है, वहां पे आपको मारना ही है. तो वो चीजें मैं कभी कभार मिस करता हूँ. बट ठीक है, T20 का भी एक अलग मजा है, अलग स्पेक्टेटर इंटरेस्ट है. बैट्समैन ने आजकल अगर आप देखेंगे कितने बैटर्स ने शॉट अलग अलग मारने लग गए, वो रैम शॉट मारने लग गए हैं, रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्कूप, कितने अलग अलग टाइप के शॉट्स आ गए हैं T20 की वजह से, राइट? तो वो भी एक अलग इनोवेशन है. बॉलर्स के लिए नकल बॉल आ गया, स्लोअर बॉल अलग अलग टाइप के आ गए, स्लोअर बाउंसर्स आ गए, राइट? सो वो सब चीजें भी आपको देखने मिलेंगी. तो एंड आई थिंक T20 क्रिकेट ऑल्सो इसमें LA 2028 ओलंपिक्स में भी आ गया है अभी, तो वो एक बहुत फैक्टर है. सो आई थिंक अगर आपको ओलंपिक स्पोर्ट बना के ग्लोबलाइज करना है क्रिकेट को, T20 इज द ओनली वे फॉरवर्ड. क्योंकि बाकी जो आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट बहुत मुश्किल है करना उस लेवल पे, इसलिए उन्होंने WTC इंट्रोड्यूस किया है. ODI क्रिकेट का ऑलरेडी वर्ल्ड कप चल रहा है जिसके लिए ज्यादा प्रमोशन की जरूरत है नहीं उतनी. तो आई थिंक ओलंपिक्स में लाने के लिए T20 क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्मेट, मुझे ऐसा लगता है, विच विल ग्लोबलाइज द स्पोर्ट. कि भाई सिर्फ जो 8-10 टेस्ट प्लेइंग नेशंस है उसके अलावा और लोगों को अगर खेलना है, अगर आप देखें अभी युगांडा, दे हैव मेड इट टू दी क्वालिफायर्स राउंड एंड नाउ दे आर प्लेइंग इन दी 2024 वर्ल्ड कप, राइट? T20 वर्ल्ड कप. सो ऐसी चीजों के लिए इन कंट्रीज के लिए कितनी बड़ी बात है, राइट? चलो Venu, we will quickly sum up the last question. We just have 3 minutes at hand. तो Venu, इसी के साथ मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछता हूँ कि आप एक 1 लाइनर या 2 लाइनर मैसेज क्या देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, और उसके साथ एक लाइन में आप ये भी बताइए कि आपके लिए गेम ऑफ क्रिकेट क्या है दिल से. ओके, आई थिंक यंगस्टर्स के लिए ग्रेट. आई थिंक मैं यही बोलना चाहूंगा कि इफ प्लान A doesn't work, look for plan B, राइट? दैट्स व्हाट आई डिड इन माय लाइफ. कि भाई अगर मैं क्रिकेटर ना बन सका प्रोफेशनली, बट मैंने बाकी चीजें चूज करी जिस विच मेक्स मी फील कनेक्टेड विद द गेम. सो आई थिंक वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई
diversify your thought process sometimes. You need to look beyond the obvious. दूसरा ये क्रिकेट ही है कि भाई cricket is something which keeps me going and always provides me excitement in life. And I think there is no, जो बोलते हैं ना कि we are living in an era of क्या बोलते हैं reality shows, right? There can't be a bigger reality show than sport. So I think that's what cricket is to me. जो भी है unscripted है, जो भी है सामने होता है, right? And it brings out the best and worst in players, right? So, and it brings out the best in fans as well in terms of emotions, right? The World Cup was such an emotional ride. I mean, I can still feel the hurt. Finals were a bit, but again, that is sport, right? Not every player or every team will have a fairy tale ending, but you still come back and fight another day, right? Live to fight another day. That's what it teaches. Right, very rightfully and nicely summed up, and thank you so much Venu for talking to us at रेडियो द्वारका खेलो खिलाड़ी। तो दोस्तों ये थे वेणुगोपाल, जिन्होंने बहुत ही बारीकियां और खूबसूरती के साथ सारे एलिमेंट्स और एस्पेक्ट क्रिकेट के बताए, और आई एम श्योर जो यंगस्टर देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। उनकी सीख ग्लोबल क्रिकेट पे, उनका व्यू, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, ये सब एक मॉडर्न स्पोर्ट्स के एलिमेंट्स हैं, और आई एम श्योर हम सब इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसी ही स्पोर्ट्स की शख्सियत से मिलवाता रहूंगा। मैं हूँ विशु मिश्रा, आप देख रहे हैं रेडियो द्वारका खेलो खिलाड़ी सीजन 3 में।